उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने जैसे ही 10 पार्षदों को मनोनीत किया, तभी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस बात के संकेत दे दिए कि मेयर के चुनाव के पहले हंगामा जोरदार होगा। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही वोटिंग की नौबत आती, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। धक्का मुक्की हुई, पर्चे उछाले गए। इस हंगामे में कई पार्षदों को कुछ चोट भी आई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी को ही घेर लिया और धक्का मुक्की के बीच माइक टूट गया। इसी के साथ महिला पार्षदों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। आखिरकार मेयर का चुनाव टाल दिया गया। अब ये चुनाव अगले दिन होगा। आम आदमी पार्टी के पार्षद पीठासीन अधिकारी के मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने से नाराज थे। हंगामे और फिर मतदान स्थगित होने के बाद दिल्ली की सियासत अब गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। शराब घोटाला में फंसे मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितने गिरोगे भाजपा वालों। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए कराए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि 49 से 134 होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शुरू की गुंडागर्दी, धक्के मारना, लड़ना, झगड़ना, कानून को न मानना, ये सब सच है और इस गुंडा पार्टी का यही सच है। केजरीवाल खुद अपने घर बुलाकर अफसर और नेताओं को धमकाते और पिटवाते हैं, तो उनके चेलों से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि आपके सामने हमारे पार्षद बैठे हैं जिनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ को कांच से काटा, खून बहा है। ये गुंडागर्दी है बीजेपी की, सबको दिख रहा है। शपथ ही नहीं हुई और इस हरकत पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी पूरी घटना के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है, हमारे पार्षदों को धक्का दिया गया, पीटा गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने धक्का मुक्की के लिए केजरीवाल के पार्षदों को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने कहा कि ये पहले दिन ही इस तरह की हरकत पर उतर आए तो जनता का काम क्या करेंगे। प्रोटेम स्पीकर का अधिकार है, वो चाहे जिसे पहले बुलाए शपथ दिलाए, लेकिन इनको इस पर भी हंगामा करना है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि आज दिल्ली नगर निगम का काला दिन है। जिस तरह मारा पीटा गया, तोड़फोड़ की गई, वह निंदनीय है। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा हो गया। आज दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। आज पहले दिन ही सदन में तोड़फोड़ हो गई, पता नहीं किस बात का डर है। कपिल मिश्रा ने कहा कि इनकी आपसी फूट की वजह से आज तमाशा किया जा रहा है। आज का ये दिन काला दिन है। आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि मेट्रो सिटी कैसे चलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा हो जा रहा है। ये सभी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इशारे पर चल रहा है। जिस वक्त कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष एकजुटता और नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है, इस वक्त बीजेपी ने 2024 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2024 की बिसात पर अमित शाह ने राम मंदिर का पहला मोहरा चल दिया है, वह भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर यूपी से गुजर रहे थे और नीतीश कुमार चंपारण से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। ठीक इसी वक्त अमित शाह के राम मंदिर निर्माण की निश्चित तारीख घोषित करना काफी सियासी मायने रखता है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मुद्दों में राम मंदिर मुद्दा काफी अहम था। त्रिपुरा में शाह के बयान को राहुल गांधी को जवाब भी माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल अपने भाषण में बीजेपी दल पर आरोप लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब अमित शाह की तारीख घोषित करने को राहुल गांधी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात कहने आया हूँ। 2019 के चुनाव में मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, राहुल बाबा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल बाबा हर रोज कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, सब रूम वाले आप भी टिकट कटा लो। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अदालत में राम मंदिर के निर्माण को लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। पीएम ने भूमि पूजन किया और फिर यहां निर्माण शुरू हुआ। शाह के त्रिपुरा में इस बयान को विपक्षी दलों को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 8 सालों में विपक्षी दल बीजेपी पर मंदिर की तारीख नहीं बताने को लेकर तंज कसते थे। विपक्ष राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर इसलिए तंज कसता था कि बीजेपी तो मंदिर निर्माण की बात करती है लेकिन कोई तारीख नहीं बताती। लेकिन असल सवाल तो है कि शाह ने अभी इसका जिक्र क्यों किया। दरअसल 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के 3 अहम मुद्दे थे: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करना और समान नागरिक संहिता। राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा कर बीजेपी ने
दो मुद्दे पूरे करने का संदेश अपने वोटर्स को दे दिया है। दूसरी तरफ से मोदी सरकार ने कश्मीर से भी आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब बीजेपी समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने के संकेत दे चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी ने 3 तलाक को अपराध घोषित करके इस दिशा में कुछ हद तक सफलता हासिल कर ली। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए दांव चल दिया है। कर्नाटक में इस साल चुनाव होने हैं और माना जाता है कि यहां वोटों का ध्रुवीकरण होता है। विशेषज्ञों का मानना है क्योंकि बीजेपी यहां सत्ता में है तो उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए राम मंदिर वाला दांव चला गया है। राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई इतनी लंबी चली कि गहलोत के हाथों से सत्ता की लगाम फिसलने लगी। एक मुश्किल से निपटे तब तक दूसरी मुसीबत, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ताजा मामला कांग्रेस विधायक भरत सिंह का है, जिन्होंने भी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी मुखिया की नियुक्ति को लेकर गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कथित लड़ाई की पोल खोल दी। कोटा जिले के संगौत विधानसभा से विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुखिया हेमंत प्रियदर्शनी को अपने निशाने पर लिया। भरत सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम चला है कि राजस्थान के नए एसीबी मुखिया हेमंत प्रियदर्शनी ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाने वाला अधिकारियों के फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। सिंह ने ये तक कहा कि हेमंत प्रियदर्शनी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुखिया के लायक नहीं है। भरत सिंह ने उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल हेमंत ने एसीबी की कमान संभालने के बाद कोर्ट का हवाला देते हुए बीते दिन यह बयान दिया था कि एसीबी के हत्थे चढ़ने वाले अधिकारियों का चेहरा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और मीडिया को फोटो विजुअल उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे जब तक मामले में जांच होकर फैसला नहीं आ जाता। अब इस मुद्दे पर भरत सिंह ने उन्हें घेरते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश का कोई मतलब नहीं है। वह इस तरह के आदेश जारी करके भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी को हटाकर नए अच्छे ईमानदार अधिकारी को एसीबी का मुखिया नियुक्त किया जाए। भरत सिंह ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत प्रियदर्शनी ऐसा अधिकारी है जो कि राजस्थान सरकार के जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के नारे को चुनौती दे रहा है। एसीबी की ओर से नए आदेश जारी होने के बाद भरत सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा। भरत सिंह नियमित रूप से सीएम को पत्र लिखते रहे हैं। पत्र लिखकर विधायक भरत सिंह अपनी ही सरकार की खामियों को सीएम को रूबरू करवाते हैं। वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट खनन मंत्री को हमेशा रडार पर भी रखते हैं। बहरहाल कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सांसद संजय राउत और अरविंद केजरीवाल दोनों फर्जी आरोप लगाने में उस्ताद माने जाते हैं और जब फंसते हैं तब माफी भी मांगने से पीछे नहीं हटते। लेकिन किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत ऐसे फंसे हैं कि कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लगातार बहाने खोज रहे हैं। मेधा सोमैया ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया है। मेधा ने शिवड़ी कोर्ट में मानहानि की अर्जी दायर की है। राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने कहा कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। अदालत ने संजय राउत को तलब किया तो वे आए नहीं। राउत के वकील ने कहा कि हमें समय चाहिए। सोमैया के वकील लक्ष्मण कनल ने ये कहा कि जब तक अदालत वारंट जारी नहीं करेगी तब तक राउत हाजिर नहीं होंगे। राउत के वकील की तरफ से मांगे गए समय को अदालत ने खारिज कर दिया। मेधा ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि राउत के खिलाफ मैंने शिकायत की है क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जिससे मेरी बदनामी हुई। इसके पहले संजय राउत ने सामना ऑनलाइन में लिखा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मैंने करोड़ों का शौचालय घोटाला किया है। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि मेधा सोमैया ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मीरा भयंदर इलाके में 16 शौचालय के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर मेधा सोमैया ने 3 करोड़ 90 लाख का घोटाला किया। सोमैया की ओर से कहा गया कि इस लेख से मुझे काफी मानसिक तनाव हुआ और इस लेख के बाद से मेरे रिश्तेदार और मित्र सभी मुझे शक की नजर से देखने लगे और मुझसे सवाल करने लगे। इससे मेरी और परिवार की समाज में बदनामी हुई, मेरी छवि धूमिल हुई। इस लेख के बाद से मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आती है। इससे मेरी मान की हानि हुई है। संजय राउत सांसद हैं और सामना के संपादक भी। उनके लेख के बाद मीडिया ने भी खबर चलाई थी कि मेधा सोमैया ने शौचालय घोटाला किया। इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार अब अपने ही फैसलों की वजह से चारों तरफ से घिर गए हैं।
जिस धोखे का आरोप बीजेपी पर लगाकर वे लालू प्रसाद के साथ गए, वहां भी उनके साथ कुछ वैसा ही होता दिखने लगा है। वजह यह कि खुद नीतीश कुमार एक नहीं दो बार दोनों के साथ ऐसा खेल कर चुके हैं। इसलिए जहां तक भरोसे की बात है, वह ना तो बीजेपी उन पर भरोसा करती है और ना ही साथ होने के बावजूद आरजेडी। सुधाकर सिंह बहुत हद तक उसी अविश्वास के प्रतीक ही नहीं बल्कि मोहरे हैं, जिसे कोई ना कोई तो नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहा है। सुधाकर सिंह की नीतीश के पंगेबाजी पुरानी है और उनकी बातों को उनके खराब रिश्तों का हवाला देकर किनारा किया जा सकता है। लेकिन जहां मामला कुछ और है, नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी को कमान देने का ऐलान करके एक तरह से अपनी चाल ही चली थी, क्योंकि अगर तेजस्वी सीएम नहीं बने तो नीतीश के खिलाफ उपजा असंतोष तेजस्वी को भी 2025 में ले डूबेगा। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश को सत्ता का हस्तांतरीकरण आसानी से और दिल्ली कर देना चाहिए, नहीं तो सुधाकर सिंह का भोंपू तो बजता ही रहेगा। कुछ और विरोधी स्वर तल्ख होकर फूट सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बजट के बाद देश की यात्रा पर निकलने का ऐलान किया है। बस तेजस्वी के पास यही मौका है कि वे उसी वक्त सीएम की कुर्सी हथिया लें। जब नीतीश बिहार से दिल्ली कूच करें, वैसे भी बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामने की 2 बार की राजनीति अब नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ रही है। इस दल बदल और उलटफेर को जनता भी देख रही है, लिहाजा जनता का भरोसा भी टूट चुका है। राजनीति के शतरंज में हर प्यादे का काम सुनिश्चित होता है। ऐसे में सुधाकर सिंह के मुखर तेवरों और तीखे हमलों को देखा जाए तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सुधाकर सिंह ऐसे ही नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई चारा नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि वे आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से लगभग 1 महीने से हर रोज कुछ न कुछ सुनने के बावजूद भी आरजेडी पर सुधाकर सिंह का मुंह बंद करवाने के लिए दबाव ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति को देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति तैयार है। ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो निश्चित तौर पर जनता की नाराजगी और दलबदल की राजनीति उन पर ही भारी पड़ने वाली है, जिसका तेजस्वी यादव को भी भुगतान करना होगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दुनिया के लिए नया साल भले ही लाख उम्मीदें लेकर आया हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए जैसा पिछला साल बीता, शायद वैसा ही कुछ ये साल भी होने वाला है। जहां एक तरफ उनके दाएं हाथ माने जाने वाले खास सिपह सालार संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के साथ करीब 90 नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेबची शिवसेना में शामिल हो गए। इन कार्यकर्ताओं में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के नेता तक शामिल हैं। बीएमसी चुनावों से पहले इसे उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेबची शिवसेना लगातार अपना जनाधार बढ़ाते हुए खुद को मजबूत कर रही है और निकाय चुनावों से पहले जोगेंद्र कवाड़े की अगुवाई वाली पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन की घोषणा की है। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही साथ ला पाने में मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और लोग बीएसएस में शामिल होंगे, जो दिवंगत बालासाहेब ठाकरे और आनंद दीघे के आदर्शों पर काम कर रहे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि बीएसएस बीजेपी सरकार पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए इतने सारे लोग पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और लोग हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत तेजी से और शांति से काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो कुछ नहीं करते हैं वे अपने योगदान के बड़े बड़े दावे करते हैं, और यही कारण है कि राज्य के लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वहीं एक साथ 90 कार्यकर्ताओं से पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जो जा रहे हैं वे पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। पार्टी अभी भी नासिक और परभणी में दोनों में ही मजबूत बनी हुई है। वहीं इतने नेताओं के एक साथ पार्टी छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। संजय राउत भले ही इसे हल्के में ले रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना यूबीटी की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम गोरहे ने कहा, अगर कार्यकर्ता और नेता इस तरह पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी नेतृत्व को घटनाक्रम पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बता दें कि पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं में नासिक के लगभग 60 और परभणी के 30 कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने बीएसएस का दामन थाम लिया।